हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज सचिन कुमार। आज हम क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज डिस्कस करेंगे। और इससे पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ चार्ज और चार्ज के नेचर के बारे में बता चुका हूँ कि चार्ज क्या होता है, उसका नेचर क्या है। आज हम चार्ज की प्रॉपर्टीज़ पर डिस्कस करेंगे और प्रॉपर्टीज़ में भी फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़, जो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ हैं हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। वैसे बहुत सी प्रॉपर्टीज़ हैं चार्ज की जिनको डील किया जाता है फिजिक्स में, लेकिन यहाँ पर आज की डेट में हम फंडामेंटल प्रॉपर्टी पर डिस्कस करेंगे। तो फंडामेंटल प्रॉपर्टी कौन कौन सी हैं? पहला है एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, सेकेंड conservation of charge, and third quantization of charges। तब चार्ज पर एक्सपेरिमेंट किया गया स्टूडेंट्स, तो पाया गया कि चार्ज की प्रॉपर्टीज में जो ये बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये फंडामेंटल प्रॉपर्टीज हैं जिनको फिजिक्स में डील करना या फिजिक्स में समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एडिटिव नेचर क्या होता है, किसी भी चार्ज का एडिटिव नेचर किस तरीके से वर्क करता है। तो इसके लिए टॉपिक है एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, एडिटिविटी नेचर, एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। अब देखिए स्टूडेंट, एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज को समझने के लिए मान लीजिए हमने क्या किया कि एक बॉडी है, ये एक बॉडी है, इसका नाम ए है, इसको हमने कुछ चार्ज दिया, मान लीजिए 1 माइक्रोकूलम का। तो चार्ज देने से पहले इस बॉडी का जो नेट चार्ज था वो था 0 न्यूट्रल, और जैसे ही 1 कूलम इसको चार्ज दिया तो इसका जो नेट चार्ज हुआ, इस पर जो नेट चार्ज प्रोड्यूस होकर बन के तैयार हुआ, दैट इज द 1 कूलम, 1 माइक्रोकूलम। इसके बाद फिर से हमने इसको और चार्ज दिया, मान लीजिए हमने इसको दिया 2 माइक्रोकूलम का चार्ज। तो इस बॉडी पर, यानी कि जो बॉडी ए है, इसके अंदर जो नेट चार्ज बन के तैयार हुआ 2 माइक्रोकूलम, दैट इज द 3 माइक्रोकूलम। ठीक है, टोटल चार्ज बोल सकते हैं, यानी कि बॉडी का अब जो चार्ज हो चुका है वो 3 माइक्रोकूलम हो चुका है। अब मान लीजिए मैंने इसको फिर से 2 माइक्रोकूलम का निगेटिव चार्ज प्रोड्यूस करके दिया। तो अब इसको हम ऐसे देख सकते हैं कि अगर इसका जो टोटल चार्ज एवेल्यूएट करेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा 1 माइक्रोकूलम प्लस 2 माइक्रोकूलम माइनस 2 माइक्रोकूलम, जो कैंसिल आउट होके इसका जो नेट चार्ज होगा वो क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, 1 माइक्रोकूलम बन के तैयार हो रहा है। इसको एक और तरीके से समझें कि अगर मान लीजिए ये एक बॉडी है, अभी फिलहाल इस पर कोई चार्ज नहीं है, जो नेट चार्ज है वो 0 है, और इस पर अगर हम 1 कूलम का या सिंपल एक Q1 चार्ज दे रहे होते हैं, Q1 चार्ज दिया, Q2 चार्ज दिया, Q3 चार्ज दिया, Q4 चार्ज दिया, और सो ऑन करते हुए Qn चार्ज दे रहे हैं, तो जो टोटल चार्ज उसका जो एवेल्यूट होगा, टोटल चार्ज जो एवेल्यूएट करेंगे ड्यू टू द स्केलर क्वांटिटी, चूंकि एक चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, तो यहां पर जब हम चार्ज एवेल्यूएट करेंगे, नेट चार्ज निकालेंगे, टोटल चार्ज निकालेंगे, तो वो स्केलर के रूल से ही निकालेंगे, वेक्टर के रूल से नहीं निकालेंगे, क्योंकि अगर वेक्टर होता तो हम वेक्टर का रूल अप्लाई करते। तो यहां पर जो सम हो रहा है वो कुछ इस तरीके से होगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 डॉट 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 Qn। तो आप इस एक्सप्रेशन को देखें कि जो टोटल चार्ज निकल के आया किसी भी बॉडी पर, वो एक प्रकार का एल्जेब्रिक सम है, एक प्रकार का स्केलर क्वांटिटी का सम है, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डॉट 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 Qn। दिस इज द एल्जेब्रिक सम। और ये Q1, Q2, Q3, Q4 क्या है कि इस बॉडी पर डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है।
तो एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज हमको क्या समझाता है कि अगर किसी भी चार्ज पर, किसी भी एक बॉडी पर डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हैं तो उनका जो सम होगा वो एल्जेब्रिक सम होगा, क्योंकि ये जो चार्ज है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। तो Q1 Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 डॉट 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 Qn। इसका मतलब क्या है कि टोटल चार्ज इज द सम ऑफ एल्जेब्रिक वैल्यूज, ऑल डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज, यानी कि जितने भी डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है उन सभी का एल्जेब्रिक सम होगा। दैट इज द एडिटिव नेचर ऑफ द चार्ज। नेक्स्ट कंसेप्ट को हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। That is the conservation of charge. Conservation of charge. देखिए, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को समझने के लिए, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से पहले भी बहुत सारे ये फंडामेंटल्स लॉ इसके साथ में एसोसिएटेड रहे हैं, जो कंजर्वेशन के कंसेप्ट को आपने समझा होगा। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को समझने के लिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, एक बॉडी कंसीडर करते हैं। दिस इज द बॉडी, ये एक बॉडी है ए, लेकिन ये बॉडी किस तरीके की है, ये बॉडी एक प्रकार की आइसोलेटेड बॉडी है। तो आइसोलेटेड बॉडी का मतलब क्या है, आज की डेट में आइसोलेशन का मतलब सबको पता है। तो आइसोलेटेड का मतलब क्या है कि अंदर के लोग अंदर रहेंगे, बाहर का कोई भी व्यक्ति अंदर एंटर नहीं कर पाएगा, यानी कि एटमॉस्फेरिक इफेक्ट नहीं होगा इस बॉडी के अंदर। इसके अंदर बैठे हुए जो एलिमेंट हैं या जो बॉडीज हैं, जो पार्टिकल हैं, वो तो आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन सराउंडिंग का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगा। ये एक प्रकार का आइसोलेटेड सिस्टम है। तो मान लीजिए इसके अंदर एक बॉडी ये थी और एक बॉडी ये है। इसके अंदर 4 माइक्रोकूलम का चार्ज था, इसके अंदर 5 माइक्रोकूलम का चार्ज है। तो टोटल चार्ज जो अभी इस बॉडी पर अवेलेबल है, दैट इज द टोटल चार्ज आप बोल सकते हैं या नेट चार्ज बोल सकते हैं। टोटल चार्ज एंड नेट चार्ज एसोसिएटेड दिस बॉडी इज 4, दैट इज द 9 माइक्रोकूलम। ये सिचुएशन है अभी इस बॉडी की, ठीक है। अब हुआ क्या कि इस 4 माइक्रोकूलम ने अपना एक चार्ज इसको ट्रांसफर करके दे दिया, इसको ट्रांसफर किया, यानी जब एक चार्ज इसको दिया तो इससे कम हुआ और इसके पास एक ज्यादा हुआ। तो सिचुएशन कुछ ऐसी बनी, यहां पे चार्ज रह गया 3 माइक्रोकूलम और इस जगह पे बन के हो गया 6 माइक्रोकूलम। और जब इन दोनों का टोटल चार्ज एवेल्यूएट करके देखा तो आपने देखा 3 माइक्रोकूलम प्लस 6 माइक्रोकूलम और आंसर आ रहा है 9 माइक्रोकूलम। तो यहां पर अभी भी टोटल जो चार्ज है इस बॉडी पर, सेम बॉडी पर, वो अभी भी कांस्टेंट है। दिस इज द कंजर्वेशन ऑफ लॉ। क्लियर? हाँ, कोई ऐसी सिचुएशन मान लीजिए आपसे कहा जाए, मान लीजिए आपसे कहा जाए कि 6 माइक्रोकूलम का जो चार्ज था, इससे 1 कूलम चार्ज मान लीजिए किसी भी तरीके से वैनिश हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, तो क्या अब ये बॉडी अभी भी कंजर्वेटिव रहेगी, अभी भी कांस्टेंट रहेगी? तो आपने कंजर्वेशन का लॉ समझ रखा है, पढ़ रखा है 9th क्लास में भी, जो बताया गया है कि जो चार्ज होता है वो तो ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया सकता है। हमारे पास ऐसी कोई भी क्षमता नहीं है, पावर नहीं है कि हम चार्ज को हम क्रिएट कर सकें और उसको डिस्ट्रॉय कर सकें। इसका केवल रूपांतरण होता है, इसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है। चार्ज को एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर किया जा सकता है। वी कैन नॉट क्रिएट एंड डिस्ट्रॉय। हम किसी भी बॉडी पर चार्ज ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये ट्रांसफर किया जाता है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर किया जा सकता है। हम डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलिटी हमारे पास में नहीं है। ये नेचर का अपना रूल है। नेचर, कोई भी ऐसा हमको शक्ति नहीं मिली है जिसमें नेचर के रूल्स को हम वायलेट कर सकें। तो इट मीन्स कि जो कंजर्वेटिव का मतलब क्या है कि नीदर द चार्ज इज क्रिएटेड एंड नॉर अ डिस्ट्रॉय। यहां पर जो आइसोलेटेड सिस्टम का जो नेट चार्ज है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। तो यही हमको
कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में हमको यही बताया जाता है, यही हमें समझना होता है कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में पहली बात तो कंडीशन याद रखना है कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज अगर हमें समझना है तो सिस्टम का आइसोलेटेड होना बहुत जरूरी है। बाहर से किसी भी प्रकार का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार की एंट्री नहीं होनी चाहिए, ना तो अंदर का चार्ज बाहर जाएगा ना बाहर का चार्ज अंदर जाएगा। इन दोनों बॉडी के बीच में ही इंट्रैक्शन होगा। तो जब इन दोनों के बीच में कोई भी आदान प्रदान हो रहा है, कोई चार्ज इससे ले रहा है या कोई इसको चार्ज ले रहा है, लेकिन टोटल हम देख रहे हैं कि जो नेट चार्ज है उस बॉडी का वो कांस्टेंट रह रहा है। दिस इज द कंजर्वेशन ऑफ लॉ। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कंसेप्ट को डिस्कस करते हैं। अभी तक हमने बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, जो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज थी, दो हमने डिस्कस कर ली हैं। तीसरी की बात करते हैं क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये क्या हमको सिखाता है, ये देख लीजिए। तो इसको समझने के लिए स्टूडेंट्स एक बार हम इससे थोड़ा सा और आगे चलते हैं और एटम के स्ट्रक्चर को जानने की कोशिश करते हैं। क्योंकि कोई भी मैटर बना हुआ है स्टूडेंट्स, वो आपको पता है मॉलिक्यूल्स है और एटम से बनके मिलके बना हुआ होता है, और इसके साथ भी कुछ और चीज़ें एसोसिएटेड होती हैं। अगर इसको थोड़ा सा रिलेट करें तो कोई भी पार्टिकल है या कोई मैटर है, वो बहुत सारे मॉलिक्यूल से मिलके बना होता है, और मॉलिक्यूल्स एटम से मिलके बना होता है, और एटम्स के अंदर जो चीज़ें पाई जाती हैं, मान लीजिए वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। मानना क्या है, होता ही है, किसी भी एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अवेलेबल होते हैं। तो इसके लिए एक एग्जांपल मान लीजिए कंसीडर किया मैंने कि एक नाइट्रोजन का, तो इसके पास में 7 प्रोटॉन होंगे और इसके आउटर मोस्ट सेल पर उतने ही इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होंगे। उतने ही इलेक्ट्रॉन्स मूव हो रहे होंगे जितने इसके पास प्रोटॉन है। इसका मतलब 7 इलेक्ट्रॉन्स और 7 ये प्रोटॉन। आप इसको प्लस ई भी बोल सकते हो, इसको आप -7 ई भी इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिस इज बेटर, क्लियर। तो हमने देखा कि जो मैटर है वो मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है, कुछ एटम्स हैं, और एटम में कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है स्टूडेंट्स, वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, वो भी नेगेटिव नेचर का। सिमिलरली अगर प्रोटॉन की बात करें, सेम चार्ज होता है, लेकिन तो चार्ज का नेचर होगा प्लस 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और जो यहां पर जो n बना हुआ, जिसका नाम ही यहां पे न्यूट्रल है, ठीक है, न्यूट्रॉन है, तो इसका मतलब क्या है कि इस पे जो चार्ज होगा वो होगा 0, 0, न्यूट्रल होता है, इस पर कोई भी चार्ज अवेलेबल नहीं होता है। तो ये एक एटम की संरचना है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी पाए जाते हैं, उतने ही प्रोटॉन्स पाए जा सकते हैं, केवल इनका नेचर अलग है। इलेक्ट्रॉन का जो नेचर है वो नेगेटिव है, ठीक है, और जो यहाँ पर जो प्रोटॉन का नेचर है उसका यहाँ पे जो नेचर है वो पॉजिटिव है, और न्यूट्रॉन के पास में कोई भी वैल्यू नहीं होती है, इसको 0 नेचर का बोला जाता है, ये न्यूट्रॉन है। तो अब मान लीजिए आपसे कहा जाए कि इसके पास, मान लीजिए ये जो 7 इलेक्ट्रॉन है, ये कुछ अगर डिनोट कर रहा है, मान लीजिए इसके पास में कोई एक चार्ज आ गया, एक चार्ज इसके पास एक इलेक्ट्रॉन्स आया, तो जब इलेक्ट्रॉन इसके पास में आ जाएगा तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी बढ़ के हो जाएगी 8e। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर -1e इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो गया इसके पास में। इन केस अगर मान लीजिए यहां पर 7 इलेक्ट्रॉन होते और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास से निकल जाता, तो आप बोलते +1e इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्सेस हो गया नाइट्रोजन के पास में। लेकिन कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं आएगी आपके साथ में कि इस पर 0.25 चार्ज इंक्रीज हो जाए, 0.345 चार्ज इंक्रीज हो जाए, यानी कि किसी भी फ्रैक्शनल पोजीशन में हमें इस चार्ज का मूवमेंट पॉसिबल नहीं है, क्लियर। तो इसका मतलब क्या है, क्वांटाइजेशन
यानी कि जो चार्ज की जो वैल्यू है, जो चार्ज का जो आदान प्रदान होगा वो इन द फॉर्म ऑफ द इंटीजर न्यूमेरिक वैल्यू होगा, यानी कि इंटीजर के फॉर्मेट में होगा। जो n की वैल्यू होगी वो ऑलवेज भी है इंटीजर। कोई भी ऐसी सिचुएशन, ऐसी परिस्थिति नहीं बनेगी जहां पे आप बोलेंगे 2.5 चार्ज कूलॉम चार्ज इस एटम्स को दिया गया या 2.5 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास से निकल गए, 2.5 इलेक्ट्रॉन्स इसको मिल गए। ऐसी कोई भी सिचुएशन नहीं आएगी, क्योंकि यहां पर जो चार्ज अवेलेबल होता है वो इन द फॉर्म ऑफ द इंटीजर पोजीशन होता है। इसको भी आप समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई एक फ्लोर है, तो फ्लोर में 0 फ्लोर ग्राउंड फ्लोर होता है, सेकंड फ्लोर होगा, थर्ड फ्लोर होगा, फोर्थ फ्लोर होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि 2.5 फ्लोर अवेलेबल हो। तो वहीं से ही कुछ इसका कंसेप्ट बनाया गया है कि जो n की वैल्यू होगी हमेशा इंटीजर होगी। तो इसके जो मैक्सिमम जो पॉसिबल चार्जेस बन सकते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम कुछ इस तरीके से बनेंगे। अगर इस पर कोई चार्ज दिया जा रहा है तो अगर जितना चार्ज था उतना ही चार्ज दे दिया, तो मान लीजिए कि जैसे कि बॉडी है, ये एक बॉडी है, एक ये भी बॉडी है, और इस पर जो चार्ज था वो था मान लीजिए 7 माइक्रोकूलॉम का, और इस पर भी 7 माइक्रोकूलॉम का चार्ज था। जैसे ही इन दोनों को ऐड किया और फिर हटा दिया, तो इन दोनों के आपस में इंट्रैक्शन होने की वजह से अब इन दोनों पे जो चार्ज आ गया है वो हो गया न्यूट्रल। यानी कि जितने इलेक्ट्रॉन्स थे उतने अगर वापस चले जाएं या जितने प्रोटॉन थे वो निकल जाएं, तो इस बॉडी का जो टोटल चार्ज होगा वो क्या होगा, 0 होगा। अगर आप यहां पे बोलें कि अगर 7 इलेक्ट्रॉन इसके पास में है और 7 ही प्रोटॉन इसके पास में अवेलेबल हैं, तो टोटल चार्ज कितना होगा, टोटल चार्ज तो 0 होगा। लेकिन ऐसी कोई स्थिति नहीं आने वाली कि इसका जो चार्ज है वो 0.25% हो जाए, तो ऐसा नहीं है। अगर 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज इसके पास में आएगा तो Q = NE के अकॉर्डिंग Q की जो वैल्यू होगी 1 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, यानी कि इतनी वैल्यू। इसका जो मिनिमम जो चार्ज होगा किसी भी एक बॉडी पे जो आ सकता है वो हो सकता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। क्लियर? मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है, 1 कूलम चार्ज भी दे सकते हैं, 2 दे सकते हैं, 3 दे सकते हैं, 100 दे सकते हैं, 1000 दे सकते हैं, लेकिन मिनिमम जो रहेगा वो 1 रहेगा। क्लियर? क्योंकि ये नेगेटिव है तो ये नेगेटिव हो गया। ठीक है, हम पॉजिटिव चार्ज देंगे तो पॉजिटिव वैल्यू बनेगी। तो कुछ इस तरीके का इसका डायरेक्शन बन सकता है, 0 1e चार्ज, 2e, 3e, 4e, सिमिलरली -1e, -2e, -3e, -4e, डॉट डॉट डॉट, इस तरीके की एक श्रृंखला बन सकती है। इसी को बोला जाता है, इस कंसेप्ट को तो आप देखेंगे यहां से कि अगर जो मिनिमम चार्ज दिया जा सकता है, जो मिनिमम वैल्यू होगी उस चार्ज की, वो या तो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, यानी कि 1 एलिमेंट्री चार्ज इसको दिया जा सकता है। दिस इज द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। कोई भी ऐसी परिस्थिति नहीं आएगी जहां पर इसको फ्रैक्शनल वैल्यू में इसके चार्ज को एवैल्यूएट किया जाए। तो दिस इज द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कंसेप्ट। ये कंसेप्ट है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।